हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब प्यारे बच्चों। आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हमारी तबीयत भी शाम को बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेडिसिन लिया, टेंशन हो गई थी कि हमारे प्यारे ये बब्बर शेर शेरनियों का क्या होगा अगर हमारी तबीयत खराब हो गई। आवाज भी देख रहे हैं थोड़ा बदली बदली है और चेहरा भी उतरा हुआ होगा। आज सुबह ही ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी भाई, अभी एकदम ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए बच्चों, चलते चलते हम एक बार फिर से हिंदी गद्य और काव्य साहित्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अब रटना तो है नहीं और ना तो बहुत ज्यादा इधर उधर उलझना है। बस एक बार आप सरसरी निगाह से इन सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से एक बार देख करके जाइएगा, क्योंकि वही आपको परेशान कर सकते हैं शुरू के 10 नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न, और कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं तो कौन है? आपके विकल्प है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो गौर से सुन लीजिएगा बच्चों, ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, ठीक, इस सभा को अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, इस सभा में 3 लोग थे। ठीक, इस सभा में 3 छात्र थे और वो तीनों छात्र अगर हम बात करें तो तीनों छात्र के नाम जो थे बच्चों, वो पहला था कि भाई बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास थे। और उसके बाद दूसरे जो थे वो पंडित राम नारायण मिश्र थे, राम नारायण मिश्र थे, राम नारायण मिश्र थे। और तीसरे जो थे बच्चों वो थे शिव कुमार सिंह जी, शिव कुमार सिंह जी, शिव कुमार सिंह। ठीक, शिव कुमार सिंह, ये 3 छात्र थे। और ये तीनों छात्र भाई अगर हम बात करें कहां के थे तो ये काशी बोले तो बनारस। ये भाई 3 के तीनों जो छात्र थे ये वाराणसी अर्थात ये बनारस, ठीक, बनारस के कॉलेज में इन्होंने बरामदे में बैठ करके काशी नागरी प्रचारणी सभा की क्या ही मतलब संस्था बोलते स्थापना किया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो हमारा विकल्प हो जाएगा भाई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नहीं, श्याम सुंदर दास। ठीक, ये गा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। मान लेते हैं और क्वेश्चन ऐसा बन गया बच्चों कि ये सब भैया न रहे, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि ये 3 लोग कौन थे। तो ये तीनों, ठीक, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। और बात करें तो ये 3 के तीनों 9वीं कक्षा के छात्र थे और बरामदे में बैठ करके इस सभा की स्थापना किया था। मतलब ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना कहां पर हुई थी? ठीक, तो कहां पर हुई थी? बनारस में हुई थी। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये थोड़ी आवाज प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दवा खाया है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है ना, चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा होगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन की चिंतामणि किस मतलब लेखक की रचना है? तो चिंतामणि किस लेखक की रचना है बच्चों? आपके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों ये चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और चिंतामणि किस विधा की रचना पूछ लेता है भाई, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की का एक निबंध है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये जो चिंतामणि है ये एक निबंध है। तो विधा भी कई बार पूछा गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये एक निबंध है। किसकी रचना है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? यानी ब्राह्मण जो पत्रिका है वो उसकी मतलब उसके संपादक कौन है? तो आपके विकल्प है बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी या फिर लल्लू लाल। तो ये ब्राह्मण जो पत्रिका है ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात अगर हम बात करें तो बालकृष्ण भट्ट की भी एक प्रमुख पत्रिका है, तो वो कौन है? हिंदी प्रदीप। कौन सी है बच्चों? हिंदी प्रदीप। ठीक है, मतलब
क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ये भी चीज ध्यान देना, केवल वहीं तक सीमित मत रहना। बालकृष्ण भट्ट की अगर कौन सी पत्रिका आ जाए तो भाई इनकी है हिंदी प्रदीप, लेकिन यहां पर ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो भाई ये है प्रताप नारायण मिश्र जी। क्लियर हो गया, क्योंकि पत्रिका से रिलेटेड भी बच्चों आपके क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। ऑप्शन है आपका जीवनी, या फिर रेखा चित्र, या फिर बच्चों निबंध, या फिर कहानी। तो याद रखना बच्चों, जो अतीत के चलचित्र ये एक रेखा चित्र है, ये एक रेखा चित्र है। और भाई ये किसकी रचना है, तो रचना बात करें तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की रचना है बच्चों, याद रखना। रेखा चित्र है, किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र। और किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गौर से देखिएगा, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ था, युग पूछ लिया है। विकल्प है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो याद भाई इसको आपको पता होगा बच्चों, जो सरस्वती पत्रिका है अगर हम इसका संपादन देखें, देखिए अगर हम इसका संपादन देखें तो भाई संपादन किसने किया था, तो संपादन किया था, किसने किया था बच्चों, तो संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया था। ठीक, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था तो आपको बताना है भाई ये किस युग में हुआ था। तो द्विवेदी जी ने किया था तो किस युग में है बच्चों, तो ये है द्विवेदी युग। ठीक है, किस युग की पत्रिका है, तो ये है द्विवेदी युग की। किसने संपादन किया था भाई, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो ना तो इनकी है, ना इनकी है, ना इनकी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो विकल्प से ही पता चल जाते हैं। तो 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। यानी जो ये वसुधा है, ये भी पूछ सकता है कि वसुधा क्या है, एक मासिक पत्रिका है, क्या है, इधर उधर करके दे सकता है। तो वसुधा एक क्या थी, मासिक पत्रिका। इसका संपादन कह रहा है कि किसने किया था। विकल्प है हरिशंकर परसाई, ठीक, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह, या फिर चौथा है बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो वसुधा ये किसकी रचना है, मतलब किसकी ये पत्रिका है, तो ये है बच्चों हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार है। बहुत बार पूछा गया है, हालांकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। विकल्प आपका है हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये भाषा और आधुनिकता आपके ये बुक में चैप्टर ही है बच्चों। किसका चैप्टर है भाई, किसकी रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और यहां से ये क्वेश्चन भी बनता है भाई ये कि जो भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, ऊपर ही देख सकते हैं ये निबंध है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हर एक चीज तैयार करना चाहिए बच्चों कि भाई पूछ लिया जा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाषा और आधुनिकता पूछ ले किसकी रचना है, पूछ लेगा किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, एक निबंध है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 गौर से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कह रहा है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है।
चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों जो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद जी। अब एक चीज समझिएगा, गौर से समझिएगा बच्चों, अगर हम इनके नाटक की बात करें तो इनके जो नाटक हैं, इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक की लिस्ट अगर हम देखें बच्चों, तो इनके जो नाटक हैं उसमें कौन है? तो भाई चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों जैसे दूसरा है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त हो गया, ठीक। और तीसरा है अजात शत्रु, अजात शत्रु। और उसके बाद जैसे हो गया भाई ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। मतलब ये इनकी कुछ ऐसी कृतियां हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और कोई एक ना एक दे देता है। ध्यान से इस बात को समझिएगा बच्चों कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सब इनकी प्रमुख, मतलब ये इनके प्रमुख नाटक हैं। तो जिसे चंद्रगुप्त दे दिया तो चंद्रगुप्त ये भी पूछ सकता है कि भाई चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है वही पहले ही यहां पर दे दिया है, तो ये क्या है? नाटक है, ठीक है। और इनके नाटक में कौन कौन है ये हमने लिख दिया है, ठीक। इसलिए इन सारे मतलब टॉपिक को अपने माइंड में स्टोर कर लेना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। चलिए इसको जल्दी से देख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास कौन सा है? विकल्प है कंकाल, तितली, गोदान, चित्रलेखा। तो बच्चों याद से, मतलब इसको याद होना चाहिए आपको, और आई होप कि पता भी होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? गोदान है, ठीक। बाकी कंकाल, तितली ये तो भाई जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इनके उपन्यास में अगर हम बात करें तो इनके कुछ प्रमुख और उपन्यास भी हैं, इनके कुछ और उपन्यास भी हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो इनके उपन्यास, प्रमुख उपन्यास की लिस्ट देखें बच्चों, तो इसमें हम बात करें, एक मिनट, जैसे पहला है गोदान, गोदान, ठीक, गबन, गोदान गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है। और उसके बाद जैसे देखें निर्मला। तो ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी क्या है बच्चों? ये प्रमुख कृतियां। और ऐसी कृतियां हैं, कौन सी कृतियां? तो ये बच्चों उपन्यास हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास की लिस्ट देखें, गोदान गबन, इसको एकदम ऐसे गाने की तरह याद कर लीजिए, गोदान गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ठीक है। तो ये क्या है? इनकी प्रमुख, मतलब इनके प्रमुख उपन्यास की लिस्ट है, ठीक है। इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बच्चों, अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा किसने लिखी थी? तो भाई सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं बच्चों, अगर आपको याद हो। आपके विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो सरयू पार की यात्रा ये प्रथम यात्रा वृत्तांत है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो प्रथम वाला सब बता रहे थे ना, जो हमने बताया था कि प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, तो उसमें भी ये बताया था कि प्रथम यात्रा वृत्तांत, प्रथम खड़ी बोली की रचना, सब कुछ बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है पूछ रहा है। आपके विकल्प हैं बच्चों परंतु, नदी के द्वीप, मुक्ति बोध, या सूरज का 7वां घोड़ा। तो धर्मवीर भारती की ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, ठीक, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। इसके साथ ही एक और है बच्चों, इसके साथ एक और इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो वो है गुनाहों का देवता। कौन है? गुनाहों का देवता।
तो इनका एक प्रमुख उपन्यास ये भी है, गुनाहों का देवता, और दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा। ये दोनों उपन्यास किसके हैं? धर्मवीर भारती जी के हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास दो हैं, कौन कौन? सूरज का सातवां घोड़ा, दूसरा गुनाहों का देवता। मान लेते हैं अगर ये चीज नहीं रहा विकल्प में तो ये जरूर रहेगा, समझ में आ? ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पाणिनिकालीन, ये पाणिकालीन लिखा है, पाणिनिकालीन पूरा होता है, यहां पर ने कट गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? तो आपके विकल्प है बच्चों, प्रेमचंद्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, गुलाब राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पाणिनिकालीन भारत, इसके लेखक हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ना, ये कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, चलिए यानी बहुत पहले से ये प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले रचना देख लेते हैं बच्चों, अगला मतलब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु है, तो परीक्षा गुरु क्या है? ठीक, परीक्षा गुरु क्या है बच्चों? जो 2023 में पूछा था वो पूछ लिया था, इंदुमती है क्या है, ऐसे पूछा था। ठीक, तो परीक्षा गुरु क्या है? प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु क्या है बच्चों? प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक, प्रथम मौलिक उपन्यास है। प्रथम कहानी कौन सी है भाई? तो प्रथम कहानी है इंदुमती। ठीक, कौन सी है बच्चों? इंदुमती। प्रथम कहानी इंदुमती है। और प्रथम नाटक कौन सा है? तो ये है बच्चों, नाटक है नहुष। ठीक है, नाटक कौन सा है? तो ये है नहुष। ठीक, प्रथम कहानी तो ये है बच्चों इंदुमती, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, प्रथम नाटक नहुष। अगर हम बात करें तो ये भाई इसकी रचना किसने किया है? ये जो परीक्षा गुरु भाई इसकी रचना किसने किया है? तो परीक्षा गुरु तो लाला श्रीनिवास दास, याद है ना, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और इंदुमती के बच्चों कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, और उसके बाद नहुष के रचनाकार कौन है? तो भाई गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। कौन है बच्चों? गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक, गिरधर दास। ठीक है ना, तो ये चीज भी अपने माइंड में रखना बच्चों कि भाई इनके रचनाकार कौन है? नहुष के गोपाल चंद्र गिरधर दास, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, और उसके बाद परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो ये इनके रचनाकार हो गए। तो बाकी ये प्रथम कहानी कौन है, प्रथम नाटक कौन है, प्रथम उपन्यास कौन है, सब क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? ये जो डिप्टी कलेक्टरी रचना है इसके लेखक कौन है? आपके विकल्प है बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर अमरकांत या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्टरी के जो रचनाकार है, मतलब इसके जो लेखक है बच्चों, वो है अमरकांत। अमरकांत की ये एक प्रसिद्ध रचना है डिप्टी कलेक्टरी। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास किसका है? आपके विकल्प है इला चंद्र जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो बच्चों मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और अगर जैसे विधा भी पूछ सकता है कि भाई मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो क्या है बच्चों? उपन्यास है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे भाई हमें अच्छे से तैयार रहना है। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, यानी हिंदी एकांकी के जनक किसको माना जाता है, या हिंदी एकांकी का जनक कौन है? विकल्प आपके हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों हिंदी एकांकी के जनक कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ये हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक,
चलिए अब देखिएगा हिंदी काव्य साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, हिंदी काव्य साहित्य के कुछ प्रमुख प्रश्नों को। अब देखिएगा ये पहला जो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, वैसे देखने में तो भाई ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन यहां से आपके आज 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक, हमने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है बच्चों ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, देखने में लगेगा कि भाई ये एक क्वेश्चन है, लेकिन 3-3 4-4 क्वेश्चन तैयार है। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है आपको बताना है। विकल्प है बच्चों पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो या फिर खुमार रासो। तो ये है बच्चों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगर हम बात करें तो ये अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य गद्य में तो वहां पर प्रिय प्रवास होता है, लेकिन यहां पर पृथ्वीराज रासो। अब सबके अगर हम रचनाकार को देखते हैं बच्चों तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये है चंद बरदाई की, चंद बरदाई की रचना है बच्चों। ठीक है ना, किसकी रचना, तो ये है चंद बरदाई। ठीक, चंद बरदाई की रचना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है, तो ये है नरपति नाल है, नरपति नाल है। ठीक, नरपति नाल की रचना है। अब उसके बाद ये तीसरी रचना परमाल रासो, तो परमाल रासो बच्चों किसकी रचना है, तो ये है जगनिक। ठीक, जगनिक की रचना है। और खुमार रासो किसकी रचना है, तो ये है दलपति विजय, दलपति विजय। तो इनमें से कोई एक 100% पूछेगा चाहे जिस सेट में आ जाए बच्चों, लेकिन क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। ठीक, बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति विजल मतलब नाल, नरपति नाल है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, परमाल रासो जगनिक और खुमार रासो दलपति विजय। तो ये प्रमुख रचनाएं भी आप याद रखना और उनके लेखक को भी, मतलब उनके कवि को भी। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो दूसरा है, कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य जो महाकाव्यात्मक या महाकाव्य कृति कौन सी है, तो इनकी कह रहा है कि महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है बच्चों। ऑप्शन है भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत या यशोधरा। ठीक है, तो विकल्प सीधा हो जाएगा साकेत। और साकेत में एक चीज और पूछा जाता है, हमने बताया बच्चों इसमें पूछता है कि कितने सर्ग हैं, तो साकेत में कितने सर्ग हैं, तो इसमें 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बच्चों, 12 सर्ग हैं। और इसी तरह से एक प्रसिद्ध रचना है कि जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, जिसमें श्रद्धा और मनु के बारे में लिखा गया है, उनमें उसमें कितना सर्ग है, तो 15 सर्ग है। ठीक है, और वो भी एक क्या है, बात करें तो महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संधिनी किसका गीत संग्रह है। ठीक है, तो संधिनी किसका गीत संग्रह है ये आपको बताना है। विकल्प है बच्चों सुमन राजे का, शकुंतला माथुर का, महादेवी वर्मा का, कीर्ति चौधरी का। तो ये है बच्चों महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का ये एक गीत संग्रह है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार करवा चुके हैं बच्चों, कम से कम 3 से 4 बार करवाया होगा। तो कह रहा है कि किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई किस रचना के लिए मिला था। विकल्प है लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद या फिर स्वर्ण किरण। तो बच्चों कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। और इस रचना के लिए बात करें तो इस रचना के लिए इनको भाई भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना के लिए, चिदंबरा के लिए। बट ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। गौर से समझिएगा, बोला है नहीं है, ये मत देख लीजिए कि है पूछ रहा है। गलती यही करते हो आप लोग हमेशा से कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। विकल्प है सूरदास, नंददास, परमानंद दास, नाभादास। तो बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। सूरदास जी भी हैं, नंददास जी भी हैं, परमानंद दास भी हैं और नाभादास जी नहीं है। अब नाभादास जी नहीं है तो भाई प्रश्न उठता है कि ये फिर किस शाखा के कवि हैं। तो ये बच्चों राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है ना, राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। ठीक, राम भक्ति शाखा के ये कवि हैं। कौन,
तो नाभादास जी। बाकी ये सूरदास, नंददास, परमानंदास जी ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ये अपनी रचनाओं में करते हैं। ठीक है, मतलब किया है इन्होंने। ठीक, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास जी नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? विकल्प है बच्चों कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो साहित्य लहरी ये है सूरदास, सूरसागर सूर और साहित्य लहरी ये इन्हीं की, ठीक है, रचना है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यामा रचना है, तो यामा किसकी रचना है बच्चों? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, या फिर राम कुमार वर्मा की? तो महादेवी वर्मा की ये रचना है यामा। अब यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई यामा के लिए इनको मतलब कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, तो इनको यामा के लिए बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखना इस बात को। ठीक, ये समझ में आ जाएगा। और या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनकी रचनाएं दे सकता है, तो इसको भी माइंड में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी काव्य धारा के कवि हैं? यानी सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहां पे आपके विकल्प है बच्चों रसखान, रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी और नानक। ठीक है, तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी काव्य धारा के हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना कभी कभार पूछ लेता है तो पद्मावत, इनकी पद्मावत एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्यात्मक कृति है। ठीक है ना, तो ये पद्मावत इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इस क्वेश्चन को भी हम कई बार करवा चुके हैं। ठीक है, फिर से एक बार ताजा कर लीजिए सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी। कह रहा है कि किस रचना पर नहीं मिला है? विकल्प है कितनी नावों में कितनी बार, चिदंबरा, उर्वशी, कामायनी। तो किस रचना पर नहीं मिला बच्चों? कामायनी पर नहीं मिला है, यही विकल्प सही हो जाएगा। बाकी इस पर तो मिला है भाई, कितनी नावों में कितनी बार में अगर हम देखें तो इस रचना मतलब अज्ञे जी को इस रचना के लिए मिला था। चिदंबरा तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। उर्वशी के लिए भाई रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। और एक बाकी तो बता ही चुके हैं भी पहले, यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था। लेकिन ये जो कामायनी है ये किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ये किसकी रचना है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है और इसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सभी रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? नाम में ही बहुत कुछ रखा है वीर गाथा काल, तो भाई वीर गाथा काल में वीरता की ही बात होगी। वीर गाथा काल की कह रहा प्रमुख विशेषता है नारी का रूप, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्त काव्य रचना। तो युद्धों का सजीव वर्णन, तो ये वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना वैदेही वनवास है। तो वैदेही वनवास के मतलब कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। बच्चों ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, वैदेही वनवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि हिंदी साहित्य के किस काल को ठीक पूर्व मध्य काल कहा जाता है? कह रहा है कि किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ठीक है, तो किस काल को कहते हैं बच्चों? विकल्प है भक्ति काल, आदि काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। तो भक्ति काल को भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ठीक है, किस काल को बच्चों? भक्ति काल को। बात समझ में आई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं। तो कबीरदास प्रमुख कवि हैं, आपके विकल्प है बच्चों निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, प्रगतिवाद काव्यधारा या फिर प्रयोगवादी काव्यधारा। तो कबीरदास जी इसको भी करवा चुके हैं बच्चों एक बार। तो ये निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। ये आत्मा परमात्मा के बारे में हमेशा से लिखते हैं, ये मतलब ईश यानी देवी देवता के बारे में भाई इनकी रचनाओं में कहीं पे आपको नहीं मिलेगा जिक्र। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, सगुण नहीं बल्कि निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग की है। कौन सी रचना कह रहा है कि भारतेंदु युग की है। विकल्प है कामायनी, प्रेम माधुरी, निरुपमा या फिर युगवाणी। तो बच्चों भारतेंदु युग के यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि हैं तो ये इनकी रचना कौन सी है, प्रेम माधुरी। तो प्रेम माधुरी ये भारतेंदु युग की रचना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है। विकल्प है युद्धों का सजीव वर्णन, प्रकृति चित्रण, मुक्तक काव्य रचना, ईश्वर वंदना। तो रीतिकाल में मुक्तक काव्य का मतलब वर्णन कुछ ज्यादा ही मिलता है, तो ये मुक्तक काव्य रचना इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर है ये बोल रहा है कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यानी जो दूसरा तार सप्तक है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक, विकल्प है सन 1959, सन 1951, 1943, सन 1957। तो बच्चों दूसरे तार सप्तक की बात वो कह रहा है, तो इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1951। बाकी बात करें बच्चों तो जो अज्ञेय जी के द्वारा इसके प्रवर्तक कौन है। ठीक, तार सप्तक के तो अगर हम बात करें तो अज्ञेय जी है। ठीक, अज्ञेय जी, और इनके देखरेख में 3 तार सप्तक, वैसे तो 4 है संख्या में लेकिन इनके देखरेख में 3 तार सप्तक की मतलब का प्रकाशन हुआ। जिसमें अगर हम बात करें तो जो प्रथम वाला है या फिर प्रकाशन ही बोल लें तो ये है 1943। उसके बाद जो द्वितीय है तो द्वितीय है बच्चों 1951। उसके बाद जो तृतीय है तो जो तृतीय है वो है 1959। ये हम मतलब अगर बात करें तो अज्ञेय जी के देखरेख में ये सब उनके ठीक देखरेख में ये सब हुआ है तीनों। ठीक, समझ में आ गया। तो ये दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1951 है। ठीक, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लियर हो गया होगा, हमें पूरा भरोसा है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप जाएंगे इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से बच्चों आप अपना एग्जाम देंगे विदाउट एनी प्रेशर। तैयारी आपकी बेहतर हो चुकी है, हमको भी मालूम है। टेंशन तो नहीं लेना, थोड़ी थाड़ी अगर कसर भी है थोड़ा कि ये मेरा नहीं तैयार है तो उसका टेंशन ही मत लेना कि नहीं तैयार है। बस ये थिंकिंग होनी चाहिए, माइंड में ये थॉट होना चाहिए कि तैयार है, कहां से देगा, फोड़कर आएंगे, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। आप अपना एग्जाम अच्छे से दें, हमारी विशेष है कि हमारे जो बब्बर शेर हैं और शेरनियां इनका एग्जाम बेहतर जाए, हमारी यही दुआएं हैं और हम यही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।